नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं तो शाम के अंदर आपको हम ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कि अपने आप में ही एक रुतबा एक नाम मान जाता है। बात कर रहे हैं अनिल शर्मा जी की, जो कि हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आप सबके सभी दर्शकों का धन्यवाद और नमस्कार। काम होगा वो होगा सिंचाई के ऊपर काम करना। सिंचाई अगर होगी, पानी अगर हर खेत में आ गया तो हर हाथ को काम मिल जाएगा, और हर हाथ को काम मिल गया तो हर जेब में दाम आ जाएगा। और जब पैसे जेब में आएंगे तो एरिया खुशहाल होगा, बाजार खुशहाल होंगे, हमारे एरिया की तरक्की होगी। तो ये सब चीजें मेरे विजन में है। और इसके अलावा हमारा ये भी विजन है कि हम शिक्षा पे बेहतर काम करेंगे और शिक्षा पे बेहतर काम करेंगे। स्किल डेवलपमेंट की हमें आवश्यकता है। आज जो बेरोजगारी है उसको कैसे कम किया जा सके, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, तो लोग युवा जो है वो सर्विस नौकरी के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकारें इतनी नौकरी नहीं दे पाती हैं। तो उसके लिए हमारा ये विजन है, अगर स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ सेंटर हम अपने क्षेत्र में खुलवा पाए तो उससे लोग तैयार होकर के, क्योंकि गुड़गांव हमारे पास जो है एक इंटरनेशनल राजधानी है, तो उसमें बहुत काम है और पूरे भारत लेवल पे हमारे यहाँ के युवा सक्षम है, जवान है, फिटनेस बढ़िया है, तो वो काम कर सकते हैं। तो सवाल है कि वो स्किल डेवलपमेंट में एक बार उनका ट्रेनिंग हो जाए तो लोग मुझे इसलिए वोट देंगे कि मैं हर लिहाज से फिट हूँ जनता की सेवा करने। तो नौकरी की आर्मी की भर्ती की लगा लो, उसकी जो समय सीमा थी वो बहुत कम थी। जो सरकार जहाँ पे सोचती है और कोई किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो उसको अमेंडमेंट का भी कोशिश करती है, उसको सुधारने का काम भी करती है। बाकी तो जो टाइम बढ़ाया गया, अभी आप बात कर रहे हैं आर्मी के ऊपर, ठीक है। अग्निवीर एक बहुत अच्छी स्कीम थी। हम लोग उसका मैं ये कहूंगा कि प्रचार प्रसार कम कर पाए, और आज भी बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं। पूरे देश में उसको पसंद किया जा रहा है। उसका कारण ये था कि आज जिस तरह से हमारे चारों तरफ जो हमारे पड़ोसी देशों में जो हाल है, आपने देखा बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है, आपने पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है, आपके अफगानिस्तान में क्या हाल हो रहा है, श्रीलंका में क्या हाल हुआ, तो ये सारे देश अब खत्म हो चुके हैं, ये बर्बाद हो चुके हैं। तो इनके जो लोग हैं वो कहाँ घुसेंगे? वो तुम्हारे देश में घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत में अच्छा चल रहा है, 5वीं इकोनॉमी की उसमें स्टेटस पे खड़ा हुआ है हमारा देश। चाइना हमारा एक बड़ा ऐसा देश है जो हमारे ऊपर नजर बनाए रखा है कि भाई कैसे हम इसको कंट्रोल करें। कल को अगर चाइना में आर्मी ज्यादा है, हमारे पास अगर किसी तरह का युद्ध की स्थिति आ जाए, पैदल युद्ध की स्थिति आ जाए, तो हमारे पास उतनी सेना उसके मुकाबले कम है। हालांकि हमारी सेना मजबूत है, उससे हमारे टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है, लेकिन संख्या बल में एक ये मोदी जी का एक अच्छा कार्यक्रम था कि आप अंदर ही अंदर सेना तैयार कर लो। मोदी जी ये चाहते थे, बीजेपी सरकार ये चाहती थी कि हमारे हर गांव में 2, 5, 10 लड़के अग्निवीर के बहाने तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं, उनको असला मिल जाए, उनके पास बंदूकें हो, नेतृत्व करने की क्षमता हो, उनकी फिटनेस हो, वो अपना काम भी कर पाए। आज आप देखते हो पिछले 4 साल में बच्चा 17 साल से 21 साल गांव में बैठ के मोबाइल ही चला पाता है, फार्म ही भरता रह जाता है, नौकरी नहीं मिल पाती है उतनी। अब वो नहीं मिल पाती तो वो क्या करता है उतनी देर में? तो उस 4 साल में वो एक फिटनेस के साथ में एक अच्छा व्यक्तित्व लेकर के वापस अपने समाज में आकर के अपना काम कर सकता है। 10% भर्ती का भी उन्होंने चलाया हुआ है कि भाई उसमें से लिए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी स्कीम थी और सरकार इस पे और बेहतर काम कर रही है। लेकिन आमजन इसका विरोध क्यों कर रहा है? देखिए, विरोध क्या है, हम लोग को एक समझना पड़ेगा। अगर हम राष्ट्रवाद की सोच के साथ चलेंगे तो विरोध नहीं है, और व्यक्ति की सोच के साथ चलेंगे कि मुझे एक बार अगर नौकरी मिले तो मुझे 58 साल तक मिले, तो तब मुझे ये भाव जरूर आ सकता है। और अगर राष्ट्रवाद की सोच के साथ चलें कि भाई मेरे राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमें हमेशा राष्ट्र प्रथम की बात करती है। इसलिए एकाध कुछ लोग हैं वो इसको थोड़ा सा ये समझते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है। बाकी बेहतर सराहा है पूरे भारत में, और लोग भर्ती हो रहे हैं दबा। जी, बात कर लेते हैं बीजेपी में। देखिए, काफी उम्मीदवार ज्यादा है, किस प्रकार से देखेंगे? देखो, जहाँ पे अच्छी पार्टी होती है वहाँ उम्मीदवार होते हैं, और हमारे यहाँ भी अच्छे खासे उम्मीदवार हैं। तो नेतृत्व तय करेगा, उसको चुनाव करने में अच्छा रहेगा कि भाई 5-7 बढ़िया साथी हैं, उनमें से किस तरीके से जो है इनमें से छांटा जाए। तो नेतृत्व जिसको ये समझेगा कि ये सफल हमारा कैंडिडेट रहेगा और लोगों की सेवा करने में सफल रहेगा, लोग इसके साथ जुड़ पाएंगे, उसको टिकट देगी, उसको आगे बढ़ाएगी, टिकट देगी, उसको आगे बढ़ाएगी। देखिए, दीपेंद्र जी की एक यात्रा चल रही है हरियाणा मांगे हिसाब, तो नहीं दिया। वो आपसे हिसाब मांग रहे हैं, आप उनसे हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन हिसाब कोई दे नहीं रहा। नहीं, आप इसको समझिएगा।
आप मेरे से ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पे पेड़ लगाऊं, तो पहले आपको पेड़ लगाना पड़ेगा ना। एक पेड़ आपने लगाया हो तो हमें बोलेंगे भी आप भी लगाइए, आपने कभी पेड़ लगाया ही नहीं तो हमें भाषण देंगे कि भी पेड़ लगाइए। ये नहीं होता है। होता यह है कि जो व्यक्ति हिसाब की बात करता है 60 साल के पहले अपना वो हिसाब दे। पिछले 10 साल में जिस तरीके का हरियाणा में एक व्यवहार हुआ, क्या सिर्फ रोहतक सोनीपत के लोग ही उन भर्तियों में फिटनेस के काबिल थे, बाकी पूरे हरियाणा के बच्चे काबिल नहीं थे? सिर्फ उन्हीं को भर्ती किया गया, उसका हिसाब दे। पूरे हरियाणा में रोड रास्ते कहीं पे विकास के कार्य नहीं हुए, सिर्फ रोहतक को चमकाया गया, तो क्या बाकी हरियाणा के साथ जो अन्याय हुआ उसका वो हिसाब दे? हम रोहतक के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम रोहतक के पक्ष में हैं, लेकिन सबको भी तो साथ लेके चलो। आज हम कहें तो हमारे भिवानी से कलानौर के बीच में, आप भी तो इसी क्षेत्र से आते हैं, एक रोड ऐसा था जिसके बीच में आते ही पता चल जाता है कि भिवानी नजदीक आ गया है। क्यों नहीं बनवाया गया? इसलिए नहीं बनवाया गया कि ये एरिया उन्होंने, ये वंचित वाला एरिया था कि ये पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं एक चीज बता दूं, खानक पहाड़ जब बंद हुआ तो उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोग उनसे मिलने गए, मुख्यमंत्री जी से, उनसे कहा कि साहब ये खानक पहाड़ जो है ना यहाँ पे बंद हो गया है और यहाँ लगभग 20,000 25,000 लोग कार्यरत हैं और इकोनॉमिक पे बड़ा असर पड़ेगा, पत्थर महंगा हो जाएगा और कैसे कंस्ट्रक्शन के काम होंगे, रोजगार कहां से आएगा? तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये बताइए कि सीमेंट कहां से आती है? बोले जी उधर छत्तीसगढ़ वगैरह उधर से आती है। सरिया कहां से आता है? वो कोयला कहां से आता है? बोले जी झारखंड और उधर से आता है। तो बोले ये पत्थर भी आ जाएगा, गिट्टी भी आ जाएगी। तो पंजाब राजस्थान से जो है गिट्टी आई पूरे उसमें। तो कहने का मतलब उन्होंने कभी रोहतक और सोनीपत के अलावा किसी हरियाणा के क्षेत्र के बारे में सोचा ही नहीं। तो वो अपना हिसाब दे। हमारे जो शोषित वंचित लोग थे उनके साथ क्या हुआ? मिर्जापुर में आपने देखा होगा कि वाल्मीकियों के साथ जो हुआ था, ग्वाना में जो हुआ था, उनका हिसाब किसने दिया? तो वो अपना हिसाब दे कि भाई हमने हरियाणा के साथ क्या किया था। जब वो अपना हिसाब दे देंगे तो हमारे पास तो हिसाब, भारतीय जनता पार्टी के पास तो रेडी हिसाब रहता है, ये तो साथ साथ दे देती है। दरअसल ध्यान नहीं दे पाते कि हिसाब कैसे लेना है। जिनको हिसाब देना नहीं आता उनको लेना भी नहीं आता। अब आपने देखा कि अभी किसानों के लिए एमएसपी लागू की, तो उसमें साथ साथ बता दिया ना रेट का। के दौरान ये एमएसपी लागू की नहीं, इस पे मंथन चल रहा था बहुत दिन से, और मंथन करने से आदमी को बजट में भी देखना पड़ता है कि मेरे पास पैसा कहां से आएगा, व्यवस्था कहां से आएगी। तो वो बजट और मंथन सब चीजें करके इसको घोषित किया गया है। तो आपने देखा कि अभी 133 करोड़ रुपए किसानों का माफ किया गया। तो 133 करोड़ रुपए बता दिया गया ना कि 133 करोड़ माफ किया गया। इतना पैसा हमने हैप्पी कार्ड पे लगेगा, इतना पैसा हमारा बता दिया गया कि भाई हमने जो आयुष्मान के जरिए जो इलाज हुआ है उस पे लगा दिया गया। तो सारे हिसाब किताब ये भारतीय जनता पार्टी तो साथ के साथ देती है, लेकिन जिसको लेना ही नहीं आता, जिसको एक क्या घेड़ा आ नहीं रहा, तो उसका कोई इलाज नहीं है। जी, बात कर लेते हैं कांग्रेस के। तो देखिए कांग्रेस में काफी ज्यादा उम्मीदवार हैं, तो उनका एक फायदा ये होगा कि वो आपस में ही टकराएंगे। आपस में टकराएंगे तो हमें उसका फायदा ही मिलना है, क्योंकि अभी वहां सिर्फ पोस्टर वार वाले नेता आए हैं। पिछले आज से 6 महीने पहले कोई आपने दिखाई नहीं दिया, कोई प्रचार प्रसार दिखाई नहीं दिया, 5 महीने पहले नहीं दिया, 4 महीने, बस अभी आकर के सब पोस्टर लगा के सब नेता बन रहे। लेकिन ये है कि जो पोस्टर लगाएगा वो बेचारा 10-20 लाख रुपए, 5 लाख कहीं खर्च करेगा तो उसको टिकट नहीं मिलेगी, तो उसको तकलीफ लगेगी, और वहां पे सबको साथ सबका भी तो हमें फायदा होगा। बात कर रहे थे, आपने पहाड़ का जिक्र किया था, खानक मिर्जा पहाड़, इसमें हजारों लोग काम करते हैं। ऐसे में आपकी सरकार है अभी, तो आने वाले समय में आप क्या करेंगे जो उन लोगों जो काम करते हैं, हजारों लोग काम? देखिए, कह सकता हूं कि अगर मुझे सेवा का मौका मिलता है, मुझे कहीं पावर में आने का मौका मिलता है, तो मैं खानक पहाड़ को रात दिन चला करके जितना उत्पादन इस क्षेत्र को चाहिए, जितना क्रशरों को चाहिए, वो उत्पादन करेंगे और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करेंगे। इस पहाड़ को बेहतर चलाने का जो है ना, वो पूरा इंतजाम करेंगे, इसको अच्छे से चलाएंगे। बात कर लेते हैं फैमिली आईडी या राशन कार्ड की बात कर लेते हैं। देखिए लोग लाइनों में लग कर वो बनवाते हैं राशन कार्ड या फैमिली आईडी, उनमें काफी करेक्शन है, लेकिन अब जो सरकार की हिदायतें हैं उनको तो ठीक करवा जाए, लेकिन अब भी लोग लाइनों में खड़े हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, ये पहले थी, इनमें प्रॉब्लम वास्तविकता है ये कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। दरअसल टेक्निकल में क्या है, अपने यहाँ नाम में एरर है, अपने यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट में एरर है, स्कूल के सर्टिफिकेट में मेरा कुछ लिखा हुआ है, मेरा आधार कार्ड में कुछ नाम लिखा हुआ है, वोटर कार्ड में कुछ लिखा हुआ है,
कहीं कुमार लिख दिया, कहीं शर्मा लिख दिया, कहीं वर्मा लिख दिया। इस तरह की चीजें हमारे यहाँ आती हैं कि जो हम ध्यान नहीं दे पाते। हम घर में एक बहन को लक्ष्मी बोलते हैं, लिखने में लक्ष्मी लिखते हैं, तो वो वहां पे भी कुछ अलग से लिख दिया गया। तो ये प्रॉब्लम्स थी और उनको ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने अभी सारे प्रोग्राम तय किए हैं कि उन्होंने आपका समाधान शिविर भी लगवाए हैं हर एक डीसी ऑफिस पे, और गांव-गांव भी स्टाफ भेजा है इसको ठीक कराने के लिए। लोग नहीं, अभी बहुत कुछ लगभग समाधान हो गया है। वो जो थोड़े बहुत अटके हुए हैं उनमें दिक्कत ये है कि भाई किसी की, अब एक आदमी कह रहा है, मैं भी कल गांव में था तो उन्होंने कहा मेरी पेंशन नहीं बनी हुई। मैंने कहा क्या बात, दिक्कत क्या है? तो उन्होंने कहा मेरी उम्र तो 62 साल हो गई है, मेरी 60 में बननी चाहिए थी, मैं नहीं बनवा पाया हूं। तो मैंने कहा भाई प्रॉब्लम क्या है आपको, कोई कहां पे अटक रहे हो? बोले जी मेरे वोटर कार्ड में, मेरे आधार कार्ड में मेरी उम्र कम लिखी हुई है। तो किसने लिखवाई? आपने ही लिखवाई होगी। तो उसको करेक्शन करने में टाइम लग रहा है। वो करेक्शन करवाने जाना नहीं चाहता, कई बार वो बोलता ही रहता है कि भाई मेरी बनी नहीं, मेरी बनी। जो लोग जाते हैं, पहुंचते हैं, उनको ठीक है, एक दो बार कुछ चीजें टेक्निकल बताया जाता है तो ठीक हो जाती है। तो आज लोग भी इस बात में खुश हैं कि हमारा बहुत सा काम हुआ है। मान लीजिए हाईकमान की तरफ से आपको मौका दिया जाता है, तो शाम के लिए सबसे खास काम क्या करेंगे? तुसाम के लिए मेरे लिए सबसे जो अच्छा काम रहेगा, सबसे बेहतर काम रहेगा, जो तुसाम का जीवन है, जीवनदायिनी है, वो है सिंचाई की व्यवस्था। तो तुसाम के लिए मेरा पहला प्राथमिक यही रहेगा कि मैं तुसाम के लिए सिंचाई का प्रबंध कर पाऊं, सिंचाई का काम कर पाऊं, ताकि हर खेत में पानी हो जाए। हमारे बहुत ही जना बड़ा भूभाग हमारे पास खेती के रूप में है और बड़ी उपजाऊ जमीनें हैं, क्योंकि अभी तक इन जमीनों में खाद नहीं डला है, पानी नहीं आया, तो ये बहुत उपजाऊ जमीन है। अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था करवाने का काम करूंगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद, ये थे हमारे साथ नमस्कार। अनिल शर्मा जी, हल्का तुसाम से। इनका कहना कि भविष्य में अगर इनकी सरकार फिर से बनती है तो आने वाले समय में तुसाम के लिए जो कार्य रुके हुए हैं उनको तुरंत करवाने का काम करेंगे। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते